NCERT भूगोल। पृथ्वी हमारा आवास। अध्याय संख्या 1, सौरमंडल में पृथ्वी। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्नों को करेंगे, और यदि बीच में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कुछ नया सर्च करके जानने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, और इस क्रियाकलाप को आप एक बार हम इसको पढ़ेंगे और इसको हम फोटोग्राफिक तरीके से बिना किसी इक्विपमेंट के दिमाग में ही हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण 1, कागज के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। दूसरा, अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। तीसरा, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टार्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज के बाहर ही रहे। छठवां, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। 7वां, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। 8वां, आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमको दिन के समय में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है।
दूसरे भाग पे आते हैं हम लोग। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्रमंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्रमंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी 7 ऋषि यानी ऋषि संत हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्रमंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रमंडलों को दिखाए। अब ये यहाँ पर आपको जो तारा दिख रहे हैं ये भी एक नक्षत्रमंडल का स्वरूप है। इसमें हमको 7 तारों का ये समूह है। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यही है सप्तऋषि यानी कि स्मॉल बियर। और जब इसको आप एक ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ 4 पैर के भालू के जैसा दिखाई देता है, तो उसके हिसाब से इसको स्मॉल बियर नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। देखिए यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है इससे ध्रुव तारा हमको दिखाई दे रहा है। तो आप इसके विषय में ये सोच सकते हैं कि यदि आप रात के समय में कहीं जा रहे हों और ध्रुव तारा आपके दाहिने तरफ हो तो आप उससे सोच सकते हैं कि आपके बाएं की तरफ दक्षिण दिशा होगी और आपके सामने की तरफ पश्चिम दिशा होगी और आपके पीछे पूर्व दिशा होगी। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले यूपीएससी में इस पे बेस करके एक बार क्वेश्चन भी आया था। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर कुछ तारों के विषय में तथ्य दिए गए हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब ये बात हमको तब समझ में आएगी जब हम इसके आगे सूर्य के विषय में, सौरमंडल के विषय में हम लोग देखेंगे। जैसे ये चित्र रहा। अब ये चित्र इसमें पूरी तरीके से आ रहा है। हाँ ठीक है। इस चित्र के साथ हमको क्या करना है, इसमें सूर्य बना हुआ है, उसके आगे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है,
बृहस्पति है, शनि है तथा अरुण है और वरुण। ये ग्रहों को एक प्रणाली में लगाया गया है, इसी को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। इसमें नीचे इन ग्रहों के विषय में दिया हुआ है कि इनका परिक्रमण काल कितना है, इनका अपने अक्ष पर घूर्णन कितना है, शुक्र का अपने अक्ष पर घूर्णन कितना है, इस तरीके से। तो ये इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमको कुछ अपने तरीके से करना पड़ेगा। जैसे यदि हम दूरी के आधार पर पृथ्वी से ग्रहों को क्रम को लगाएं कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह कैसे हैं, तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होगा, फिर शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगी। इसी तरीके से इसमें यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें दूरी लिखी हुई है। पृथ्वी के विषय में लिखा है 150 मिलियन किलोमीटर, उसी तरीके से शुक्र का 108 मिलियन किलोमीटर, मंगल का 228 मिलियन किलोमीटर, बुध का 58 मिलियन किलोमीटर। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिसमें कि पृथ्वी के आधार पर, यानी कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर सभी ग्रह कैसे हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है। और इसमें अभी अपने पीछे इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि बृहस्पति, शनि और मंगल, इन 3 ग्रहों के पास छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन 3 के पास अपने छल्ले हैं। आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब यदि हमको ये पता करना रहे कि चंद्रमा किस किस ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं, या ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है यहाँ पर कि हम ये पता करें कि कौन कौन ग्रहों के पास कितने चंद्रमा हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सोलर सिस्टम सैटेलाइट्स। अब इस पे जाके विकिपीडिया पे हिंदी अथवा इंग्लिश में, क्योंकि दोनों भाषाओं में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट आप ओपन करेंगे तो आपको प्लैनेट्स की लिस्ट दिख जाएगी। सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, सैटेलाइट्स ऑफ मून। जैसे ये अर्थ का सैटेलाइट है, इसे मून चंद्रमा हम कहते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह जिसे मार्स कहते हैं, इसके 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और टीमोस। यहाँ पे जुपिटर है जिसका एक सैटेलाइट है, और जुपिटर के कई सारे सैटेलाइट हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, और इसके साथ बहुत सारे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट में जो आ जाता है उसमें गैनीमेड, यूरोपा और लो आ जाता है। इसके अलावा इसके इधर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन इसमें बस केवल ये देखना है कि किसके पास कितने सैटेलाइट हैं। इस तरीके से हम लोग इस पर देख सकते हैं। ये जुपिटर के सैटेलाइट्स हैं, बाकी सबके अपने सैटेलाइट होंगे इस पर। सौरमंडल, क्या आपको पता है ये सौरमंडल में सौर शब्द कहाँ से आया है? इसके बारे में दिया है इन्फॉर्मेशन। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल
सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। तो ये आपके एक अनुभव के लिए कह रहा है ताकि आपको याद रहे कि सौरमंडल क्या है, या सौरमंडल शब्द हम याद रख सकें। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो इसमें आपको लगा कि ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु की चर्चा नहीं की गई। धूमकेतु जो कि पुच्छल तारा होता है, ये सौरमंडल के भाग नहीं होते। सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ग्रह के विषय में बताया गया। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका है माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अर्थ, नट्स। इस विधि का प्रयोग करके हम बहुत सी इंफॉर्मेशंस को याद करते हैं। जैसे यदि हमको क्रांतियों के नाम याद करने हों कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरी क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति किससे है, तो हम लोग एक उसके लिए एक अब्रीवेशन बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। उस सेंटेंस में वर्ड्स के थ्रू हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ केवल इसलिए नहीं बताई गई है कि आप केवल सौरमंडल के ग्रहों को याद कर सकें। ये इसलिए बताई गई है कि आप आने वाली कुछ भी इंफॉर्मेशन है इसमें बुक में या फिर कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एक प्रोसेस पता चल जाए कि इस तरीके से हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है दीर्घवृत्ताकार। वृत्त तो आपको पता होगा कि एक बिंदु से यदि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं की जो संरचना होती है उसे वृत्त कहते हैं। लेकिन दीर्घवृत्ताकार में क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार में एक सेंटर की जगह पर, यहाँ पर एक केंद्र की जगह पर 2 केंद्र हो जाते हैं। और ये 2 केंद्र क्या होते हैं? ये 2 केंद्र होते हैं, जैसे एक केंद्र तो सूर्य हो गया अपनी जगह पे और दूसरा केंद्र हो गई पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस प्रकार से जब ये 2 केंद्रों के माध्यम से चक्कर लगाया जाता है तो ये वृत्त न बन करके एक दीर्घवृत्त बन जाता है। इसमें 2 वृत्त यदि आपस में मिलाए जाते हैं तो उनसे बनी हुई एक संरचना कि जैसे 2 वृत्त एक दूसरे में मिलाते हैं तो इस तरह की संरचना बनती है, उसे हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। कुछ जगहों पे आपको शुक्र पृथ्वी की बहन कही हुई मिलती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 सैरस तथा प्लूटो बोनो ग्रह कहे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे कि यहाँ पे शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी भी वर्ड को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसमें ये चीज़ें जैसे कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी अंग्रेजी का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है।
जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। तो इन्होंने ये बताया कि जियो के यूज करके और क्या क्या हम लोग बना सकते हैं, जैसे जियो यानी जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी, जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन, और जियोआइट्स पृथ्वी के आकार के अनुरूप। एक इन्फॉर्मेशन नीचे भी दी गई है कि क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आर्यभट्ट नाम के एक खगोलविद हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। इन्होंने आर्यभट्टिका नामक एक ग्रंथ लिखा था, और उस आर्यभट्टिका में इन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अभी हम लोगों ने एक चीज़ इंफॉर्मेशन पीछे देखी थी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब उस इंफॉर्मेशन के बीच से लिंक किया जाए कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो 8 मिनट के अंदर हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिफिनीशंस दी गई हैं, जैसे उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, इस तरीके से। तो इन डिफिनीशंस को आप पढ़ सकते हैं और इन डिफिनीशन को आप ज्यों का त्यों परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि हैं। अब जैसे इसमें इनसैट है तो ये टीवी पे जो टीवी हम लोग देखते हैं या टेलीविज़न का जो प्रसारण होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो एडूसैट है ये एजुकेशन से संबंधित एक उपग्रह है, जो कि शिक्षा से संबंधित खोज रिसर्च वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग अर्थ पर डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी के ऊपर
मौसम दशाएं इत्यादि। उपग्रहों के माध्यम से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर कोई हलचल होती है, सुनामी की जैसी घटनाएं होती हैं, या फिर तूफान जैसी घटनाएं होती हैं, या चक्रवातीय घटनाएं होती हैं, तो इन सब के विषय में भी इंफॉर्मेशन उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये रॉकेट का प्रक्षेपण दिखाया गया है कि एक रॉकेट है जो कि पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया। ये भारत को ही इसमें मैप में दिखाया गया खास रूप से। ये रॉकेट ऊपर गया और ये एक पेलोड लिया होगा, और उस पेलोड में ही उपग्रह होता है। बाकी जो होता है वो शेष जो रॉकेट होता है वो उपग्रह को स्पेस में पहुंचाने के बाद वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आके या तो जल जाता है, या तो फिर किसी ऐसी जगह पर गिराया जाता है जहाँ पर कम से कम जनहानि हो। जनहानि नहीं, मतलब हानि हो, ऐसा कि नुकसान ना हो। जीव एवं पौधों को जीवित तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? अब ये इसमें एक प्रश्न दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप पढ़ते समय कंसंट्रेट रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको ज़्यादा लंबे समय तक आप पढ़ी हुई चीज़ें अपने पास सुरक्षित रख पाएंगे। अब जैसे प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर ये पीछे यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस इन्फॉर्मेशन की इन्होंने बात की है। पीछे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आगे इन्होंने प्रश्न दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन के आधार पर उत्तर पता कर लेना है। अब हम लोग आते हैं इस पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या इस बात में कही गई है पूरे सेंटेंस में? तो इसमें यह है कि चंद्रमा, जैसे हमको एक घेरा पूरा करना है, एक कोई घेरा हमको दिया गया, उस घेरे को हमको पूरा करना है, और हम उस घेरे पे चलते हुए सामने की तरफ जो हमारा केंद्र बिंदु है उसकी तरफ हम देख रहे हैं। हम हमेशा हर केंद्र के बिंदु के सामने ही देखते रहेंगे चलते हुए। तो इस तरह की कुछ बात कही गई है कि चंद्रमा जो अपना अक्ष है, यानी कि अपने जहाँ पर वो खड़ा है या जहाँ पे हम खड़े हैं वो हमारा अक्ष है। हम अपने अक्ष पर उतनी देर में घूम लेते हैं जितनी देर में हम पूरे एक गोले को घूम के फिर से उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने घूमना शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मुँह होगा हमेशा केंद्र की तरफ होगा, और केंद्र पर यदि कोई व्यक्ति है तो वह केवल हमारे सामने का फेस देख पाएगा, और इसीलिए हम लोग चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न तो पानी है न ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा, पीछे आपको ये बताया गया कि पूर्णिमा क्या है। तो पूर्ण चंद्रमा की जो रात होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। शुद्ध ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपने इस बुक में पीछे की तरफ यदि आप जाएंगे तो आपको ये क्षुद्र ग्रह यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह पेटी यहाँ पर, ये क्षुद्र ग्रहों के विषय में यहाँ पे बताया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब ऐसा ये विस्फोट क्या था, ऐसा कुछ विस्फोट हुआ था, तो ये विस्फोट महाविस्फोट हुआ था एक, जिसके बाद माना जाता है कि ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड की भी रचना हुई थी और ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के ग्रहों, उपग्रहों, तारों की निर्माण हुआ था। इसके विषय में हम लोग आगे कक्षा में पढ़ेंगे। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, पर फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। अब हिस्सा हम लोग कैसे हैं, तो इसे ब्रह्मांड के विषय में एक चित्र बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर सेंटर में, केंद्र में आप हैं, और इसके बाद हम कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी पे कहाँ में? सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ पे है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ पे? ब्रह्मांड में। तो इस तरीके से हमारी अवस्थिति की इसमें चर्चा की गई है। आप इसके विषय में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब इसके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। पहला, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप पीछे बुक में जा सकते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से बैठना है और इसका उत्तर बिना बुक में देखे खोजना है। कैसे? तो हम ध्यान से देखेंगे। तो ग्रह क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं? तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं होता। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है तो उनमें स्वयं की ऊष्मा भी होती है। ग्रहों में स्वयं की ऊष्मा होती है? नहीं होती है। तारे किसी का चक्कर लगाते हैं? हाँ, तारे चक्कर लगाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन की बुक में नहीं दी गई है। लेकिन तारे किसका चक्कर लगाते हैं? तारे आकाशगंगाओं का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? तारों का चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी हमारा सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रश्न नंबर 2, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल क्या है? सौर, जो कि शब्द अभी हमने इसमें पढ़ा था पीछे की, जो सौर शब्द था वो सौर परिवार से संबंधित है, सूर्य का परिवार ऐसा। तो अब इसमें क्या क्या होगा? सूर्य होगा, बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल, उसके बीच में क्षुद्र ग्रह पेटियाँ होंगी जिसमें कि क्षुद्र ग्रह होंगे। इसके बाद बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण और वरुण। इस तरीके से ये ग्रहों का एक समाकलन हो गया। तीसरा प्रश्न, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। अभी हमने जो पिछला प्रश्न डिस्कस किया उस प्रश्न में हमने दूरी के अनुसार ही उसके नामों को चर्चा किया था। अब आप इसके पेन पेपर की सहायता से लिख सकते हैं, या इसको आप अपने दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी में बना के समझ सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। जीवन के लिए आवश्यक दशाएं पानी है, वायु है,
इसलिए हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? अभी इस बात की चर्चा हम लोगों ने पीछे की थी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आकाशगंगा, तारों, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों इत्यादि का एक क्या है? एक प्रणाली है, एक संरचना है। अब इसमें करते हैं लोग प्रश्नों का सही उत्तर टिक करते हैं। इसको पढ़ेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो अब इसमें किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बृहस्पति, शनि या शुक्र। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो शुक्र है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसका उत्तर शुक्र होगा। अब अगला है प्रश्न, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो हमको पता है शुक्र से नजदीकी तीसरा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी। तीसरा प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो पहला है वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो हमने इसके विषय में पढ़ा था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग सोचते हैं, यदि ध्रुव तारे की तरफ हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा दाहिना हाथ किस दिशा को दिखाएगा? पूर्व को। बाएं हाथ किस दिशा को दिखाएगा? पश्चिम को। तथा हमारी पीठ की तरफ कौन सा दिशा होगी? दक्षिण। तो हम लोग केवल ध्रुव तारे की मदद से देख करके रात में यह जान सकते हैं कि हमको किस दिशा में जाना है, हम दिशा ज्ञान कर सकते हैं। खाली स्थान भरना। इससे पहले एक प्रश्न और है, छोटे ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो छोटे ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब इस छोटे ग्रह से थोड़ा सा एक सौरमंडल में एक प्रश्न का और हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि वो कौन कौन से उपग्रह हैं जिनके चारों ओर वलय है। तो इसमें कौन कौन से उपग्रह हैं? तो इसमें शनि है, बृहस्पति है और अरुण है। इन तीन उपग्रहों के भी चारों तरफ वलय है। खाली स्थान भरना है। इसमें दिया है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब है कौन? सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है कौन है? पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। ठीक है, आप इसमें ऐसे कहते, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। अब इसके आगे दिया हुआ है, आप कुछ करके देखें। सौरमंडल का चार्ट बनाना है, एक छुट्टी में तारामंडल जाके देखना है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बताई गई हैं। आप भी इसको चाहें तो फोटोग्राफी अपने मेमोरी में अपने ऐसी संरचनाएं बना करके समझ सकते हैं, बस इसके लिए।